के आया हूँ यहाँ पे मेहमानों को कि जिसमें आपको समझ आएगी कि ईद कुर्बा है और मंडियाँ लग गई हैं, बकरे फ़रोख्त हो रहे हैं, गायें जो हैं बछड़े हैं वो मिल रहे हैं, लेकिन बहुत महंगे दामों मिलते हैं। लाहौरिये सस्ते बकरे और बछड़े जो हैं वो कैसे हासिल कर सकते हैं? है ना दिलचस्प बात कि जहाँ पर इस वक्त हर कोई जिससे मिले वो कहता है कि इस दफ़ा रेट बहुत ज़्यादा है, इस दफ़ा रेट बहुत ज़्यादा है, जानवर भी बहुत है लेकिन रेट भी बहुत है। और इतना रेट है कि अभी तक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 80% लाहौरिये अभी तक कुर्बानी का जानवर नहीं खरीद सके हैं। ये जानवर कैसे सस्ते ख़रीदे जा सकते हैं? ईद कुर्बा के लिए जो बकरे, दुम्बे, छतरे और गाय और बैल हैं उनको सस्ते दामों कैसे ख़रीदा जा सकता है, उसके साथ मौजूद हैं मेरे कुलीग, मेरे दोस्त अली रामे, अली अब्बास रामे जो हैं। ये आज बज़ाते ख़ुद मंडी गए, सुबह जब ये आए तो मैंने इनसे कहा कि अली आज क्या करना है, तो कहता है आज सस्ता बकरा ढूंढना है। तो इसी आइडिया को लेकर ये मार्केट के मंडी घूम के आए हैं और उसके बाद आज ये हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं। इनके साथ मेरे दूसरे दोस्त उस्मान बाजवा साहब हैं, एक्सपर्ट हैं बकरों की ख़रीदारी के हवाले से, सीनियर तजियाकार भी हैं और इनकी भी एक्सपर्टी जो है वो भी हम जानेंगे और लाहौरियों को बताएंगे कि आप भाई मंडी ज़रूर जाएँ लेकिन सस्ते बकरे आप कैसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अली रामे से गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा क्योंकि आज मंडी से होके आए। अली रामे, कैसा रहा आज मंडी का एक्सपीरियंस? उसके बाद आपकी मेरी बात नहीं हुई इस पर। बिल्कुल, आपने जब अमर भाई असाइनमेंट लगाई थी कि ये आज रिपोर्ट बनाएं कि सस्ता जानवर कैसे ख़रीदा जा सकता है, तो हकीकत है कि अब हर गली महल्ले में यही डिस्कशन हो रही है, यार बकरा मंडी में जाएँ तो रेट बहुत हाई लेवल के हैं, व्यापारी जो है वो रेट कम नहीं कर रहा और हमें खूबसूरत जानवर चाहिए लेकिन वो खूबसूरत जानवर रेट बहुत महंगा है। तो आज उसी पे हम मुख्तलिफ मंडियों में आज गए, तो ख़ास तौर पर एक चुनाव किया मंडी का जो पाइन एवेन्यू है, वहाँ पे जाके आमिर भी हकीकत बात है कि जो जानवरों के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा है। मतलब छोटा छोटा बकरा है उसका 40,000 50,000 ऐसे ही मांग लेते हैं वो व्यापारी जो है। अब उसके बाद दुम्बा भी है, 40,000 वो कहते 40,000 बड़ी मज़ेदार लैंग्वेज होती है, बड़ी मज़ेदार लैंग्वेज होती है। 40,000 पाइन, मैं 40,000 पाइन किस चीज़ का? कहते पाइन सामने हुआ है, पाले हुआ बकरा है, इन्हें थोड़ी नसीहत दे दी है। बड़ी मज़े की गुफ्तगू करते हैं वो लोग। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग आए होते हुए जिनको पता ही नहीं है कि जानवर खरीदना कैसे है, उनके लिए बड़ी मुश्किल चीज़ है। वो लोग करते हैं जल्दबाजी, और आपने आज बड़ा पॉइंट किया कि जल्दबाजी जो है ना वो इस मामले में कभी भी इसको फॉलो ना करें। हमेशा सब्र तहम्मुल के साथ मंडी जाएं, जानवर देखें, और ये नहीं कि जाते ही किसी एक बंदे के पास जाके खड़े हो जाएं और उससे रेट पूछना शुरू कर दें, हाँ भाई कितने का जानवर। ये कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा आप 3 4 10 लोगों के पास, व्यापारियों के पास जाएं, वहाँ से रेट लें और रेट के बाद फिर आप उसमें से फ़र्क तलाश करें कि जो आपकी ख़रीद है, आपकी बजट, आपका बजट कितनी इजाज़त दे रहा है आपको, उसके मुताबिक फिर आप अपनी एक कीमत निकालें कि मैंने ये 10 जानवर देखे हैं, इन 10 जानवरों में से मुझे जानवर कौन सा सूट करता है, क्या मैं ये जानवर ख़रीद सकता हूँ। फिर उन जानवरों को कंपैरिजन करके फिर उस व्यापारी के पास जाए जिसके पास वो अच्छा जानवर हो, अच्छी जिसामत वाला हो, खूबसूरत जानवर हो, और वो समझे कि ये रेट कम कर सकते, उसके पास जाके वो रेट थोड़ा सा कम करके बताए। क्योंकि मंडी में जब ये त्यौहार है, आम दिनों में इतना रेट नहीं होता। इस दफ़ा क्योंकि मंडी महंगाई का भी आप एक लगा सकते हैं, 12 मंडियाँ जो है वो स्टेब्लिश की गई। इसके अलावा गैर कानूनी मंडियाँ भी हैं जो उसके खिलाफ ऑपरेशन भी होता है। मैं उस्मान बाजवा साहब आपसे जानना चाहूँगा कि लाहौरिये जो हैं वो तो बकरा और गाय और बछड़ा दूर से ख़रीदते हैं, इसका क्या नुकसान होता है? व्यापारी कैसे जांच लेता है कि इसकी जेब में कितने पैसे हैं और कितने मैं निकलवा सकता हूँ? वो जो मैं अभी लैंग्वेज कह रहा था कि 25,000 तो 26,000, वो उसको कैसे पता चलता है? उसके लिए लाहौरिये क्या करें? जब भी वो मार्केट में एंटर होते हैं तो जाते साथ ही पहले वो उसको जो भी जानवर उन्होंने देखना है उसको देखने, उसमें अपनी दिलचस्पी शो नहीं करनी है आपने जाते साथ ही कि भाई बस ये हो गया है, तो आप पसंद भी आ जाए तो उसको आपने अपनी दिलचस्पी शो नहीं करनी पहले। यानी आपने अपने दिल की बात जो है व्यापारी की आंख तक नहीं जाने दी। बिल्कुल, अगर आपको एक जानवर पसंद आ गया तो उसके भी उसका रेट लेके साथ 2-3 जानवरों का और भी रेट ले लें ताकि उसको ये ना लगे कि उनको ये पसंद है। फिर जब आहिस्ता उन 2-3 जानवरों का रेट लेने के बाद, उससे नेगोशिएशन करने के बाद, फिर जो जानवर आपको पसंद है उसकी तरफ आएँ, ताकि जैसे वो
ज़ाहिर बात है वो हर दिन में कोई 100-150 बंदे को वो डील कर रहा है, ठीक है। आप पहली दफ़ा जा रहे हैं, ठीक है, या पहली दफ़ा नहीं भी जा रहे, आगे भी जाते रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है कस्टमर डील करने में। आप एक चीज़ लेने गए हैं, आप दुकानदार को डील करने में वन नेगोशिएशन कर रहे हैं आप भी, तो आपको उस तरीके से उसके साथ खेलना, वो आपकी नफ्सियात, उस शहर की नफ्सियात को समझ चुका होता है। दिन में वो आएगा, सुबह उतरेगा, दोपहर तक वो शहर की नफ्सियात को समझ चुका होगा, डिफरेंट कस्टमर से मिल के, नहीं भी कोई ले रहा है, कोई नहीं भी ले रहा, तो उसको पता चल जाएगा। उस्मान बाजवा की ये बात बड़ी दिलचस्प है, उसने जो ये बताई कि आप जो है अपने दिल की बात उसके जहन तक ना जाने दें। अगर वो उसने भांप लिया कि आपको ये वाला पसंद है, तो फिर उसका रेट तो नीचे नहीं आने लगा। बिल्कुल। और आपके बच्चों ने भी अगर कर दिया इसकी तरफ इशारा कि मुझे तो यही दुम्बा, यही चतरा या यही कपड़ा चाहिए, और बेगम ने कहा कि इस रंग के सूट है मेरे पास, ईद का, इस तरह का कपड़ा होना चाहिए, इस तरह का बकरा भी होना चाहिए। उस्मान कंबो हमारे साथ इस वक्त, उस्मान खादिम कंबो इस वक्त पाइन एवेन्यू ही मंडी में मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। उस्मान, क्या सूरत हाल है मंडी की इस वक्त? कितने गाहक है? आज वीकेंड है और क्या खरीदारी जारी है या अभी लाहौरिये वेट कर रहे हैं? जी, अभी जो ख़रीदारी के लिए जो आए हुए तो बहुत से लोग हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि क्या रेट्स हैं, वो देख रहे हैं, ख़रीदना भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कीमतें इतनी ज़्यादा ऊपर गई हुई हैं कि वो कीमतें ख़रीद, उनकी जो कुव्वत ख़रीद है उससे बाहर जा चुकी हैं, तो वो ख़रीद नहीं पा रहे हैं। बहस हो रही है उनकी व्यापारियों के साथ, वो उनको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इक्का दुक्का जानवर बिक तो रहा है, लेकिन जो तेज़ी होती है मार्केट की अभी तक वो देखने में नहीं आई है। जी उस्मान, बकरों की कीमतें ज़्यादा हैं या जो बैल हैं या बछड़े हैं उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं इस वक्त जो लोग मंडी में मौजूद हैं या कल जो खरीदारी करेंगे, एक दिन के बाद करेंगे, तो वो कौन सा जानवर सेलेक्ट करें जिसमें उनको पैसों की ज़रा बचत हो? जी, अगर गुज़श्ता साल की निस्बत हम उसको कंपेयर करके देखते हैं, मुवाजना करें, तो जो बकरे हैं, दुम्बे, छतरे हैं, उनकी कीमतें ज़्यादा बढ़ी हैं गुज़श्ता साल की निस्बत। जो बड़े जानवर हैं, बैल वगैरह, उनकी कीमतें गुज़श्ता साल की निस्बत कम बढ़ी हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हैं। 40,000, 50,000, 60,000 तक का फ़र्क है बड़े जानवर में, और 15 से 20,000 तक का बकरे और छतरे वगैरह की कीमतों में भी फ़र्क है। तो अब ये जो ख़रीदार हैं उनकी कुव्वत ख़रीद पे है कि वो कौन सी चीज़ जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्या वो कुर्बानी के लिए कितना जोश व जज्बा रखते हैं, क्या करते हैं। अभी तक जो है वो ख़रीदार सिर्फ विंडो शॉपिंग पे इत्तफा कर रहे हैं, आते हैं, देखते हैं, कीमतें पूछते हैं और वापस चले जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमारे साथ राब्ते में रहिएगा। अगर कोई नई बात हुई तो हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। बाजवा अली रामे जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अली, विंडो शॉपिंग हो रही सिर्फ? अभी तक आमर भाई विंडो शॉपिंग ही है, क्योंकि मंडी टूट नहीं रही। जो आम जुबान में हमें कहते हैं यार मंडी टूटेगी तो असी मंडी से जावांगे तो जानवर असी जाके चुक लांगे। अभी तक रेट व्यापारी जो है वो रेट बहुत ज़्यादा बता रहा है। मतलब एक आपका जानवर अगर 30,000 रुपये का ना, तो वो कम से कम 30,000 उसके ऊपर कीमत बताएगा, क्योंकि उसकी कोशिश है कि जानवर उसका महंगे से महंगा फ़रोख्त हो जाए। अभी क्योंकि कुछ टाइम बाकी है, 2-3 दिन बाकी है ईद पे, तो मंडी क्योंकि टूटेगी वो सोमवार के रोज़ या मंगल के रोज़ रात के वक्त, और कल का दिन जो है वो अगर लाहौरिया निकल आया, मंडियों का रुख कर लिया इन्होंने, तो समझे मंडी का रेट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि कल है छुट्टी। हर बंदे की कोशिश होगी कि वो मंडी में जाए, मंडी में जाके जानवर देखे, लेकिन जिसने उनको भी पता देखा होगा वो तो नहीं इस तरह करेगा कि कल जाए और खरीद ले। अच्छी बात नहीं है कि जाए, देखे, एक मंडी से दूसरी मंडी में जाए, घूमे फिरे, बच्चों को भी दिखाए, ये भी मेहमान आए हैं अल्लाह के, इनको दिखाए और उसके बाद ना खरीदे। ये भी एक इम्पैक्ट है कि मंडी किस जगह पे मंडी है और उसका रेट क्या है। अगर डिफेंस में मंडी है तो वहाँ पे भी डिफेंस का रेट होगा। अगर मंडी शाहपुर कांजरा में है तो वहाँ पे शाहपुर कांजरा के हवाले से रेट लगा लें आप। अगर सगियाँ वाली साइड पे है तो सगियाँ का रेट होएगा। तो डिफरेंट जगह पे जहाँ पे मंडियाँ कायम की गई वो जगह भी एक इम्पैक्ट उसका आता है। उस्मान बाजवा, आप क्या कहते हैं इस पर? क्या ये मंडियों की लोकेशन जो है इससे फ़र्क पड़ता है कि कोई पाइन एवेन्यू में है या रायविंड रोड पे है या रिंग रोड पे है, और कुछ जिस तरह से इन्होंने कहा कि सगियाँ के साथ है, शाहपुर कांजरा वाली है, तो मंडी टू मंडी भी रेट जो है उसमें फ़र्क होता है? बिल्कुल, मंडी टू मंडी रेट भी डिफ़र करता है। आप सगियाँ वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ आपको सबसे कम रेट मिलेगा। इसी तरह आप शाहपुर कांजरा चले जाएं तो वहाँ आपको एक एवरेज रेट मिलेगा, और वहाँ मंडी के जानवरों के उसके अलावा जानवर भी आपको उसी तरह के मिलेंगे।
अगर सगियाँ वाली साइड पे जाएंगे तो आपको वहाँ कोई ऐसा हैवी जानवर, खूबसूरत जानवर बहुत कम मिलेगा मगर बहुत कम मिलेगा। मगर क्योंकि व्यापारियों को पता है कि वो जानवर कहाँ लेके जाना है और कौन से हिस्से में जो लोग रहते हैं शहर के, उनकी क्या क़ुव्वत इस्तिताअत है ख़रीदने की, तो इसी तरह वो मंडी टू मंडी डिफ़र करता चला जाता है। ऐसे जो पार्क एवेन्यू या इस तरह की जो पोश इलाके हैं ना जहाँ पे मंडियाँ कायम की हुई हैं सर, तो वहाँ पे जानवर भी बड़ा खूबसूरत आता है और खूबसूरत जानवर की अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। वीआईपी जानवर, वीआईपी आपके कहने का मतलब ये है। अब मैंने आज जो बकरे वहाँ पे बछड़े देखे हैं ना आमिर भाई, ब्राह्मण नस्ल जो है ना ये बहुत नायाब नस्ल है हमारे यहाँ, क्योंकि ये बड़े सगीर से ये नस्ल निकल चुकी है और ये बाहर से ब्रीड करके यहाँ पे ये जानवर पैदा किया जाता है। तो ब्राह्मण का जो जानवर है वो महंगा भी बहुत है और वो खूबसूरत भी है। उसकी ना झालर, वो कहते हैं ना कि झालर वाला हमने बछड़ा लेना है, उसकी झालर बहुत मशहूर है, उसका वो पीछे से निकला होगा वो झालर उसकी बनी होगी, बहुत खूबसूरत जानवर, और वो जानवर भी बहुत कीमती जानवर होता है। इसके अलावा अगर साहिवाल नस्ल की बात कर लीजिए तो साहिवाल नस्ल का जानवर इतना खूबसूरत नहीं होता जितना वो ब्राह्मण नस्ल का। उसमें फिर आगे अगलक भी है, अपाची भी है, उसमें राजस्थानी नुकरा भी है, उसमें नुकरा भी है, उसमें नुकरा। ये जो ब्राह्मण नस्ल है ना ये बहुत मशहूर है, इसका जानवर बहुत खूबसूरत, इसका लंबा खूबसूरत होता है, कद लंबा खूबसूरत ऊंचा भी होता है और इसकी मतलब देख के दिल खुश होता है कि यार ये जानवर कितना। अच्छा, हमने आपसे बहुत सारी मालूमात मुझे लेनी है उस्मान बाजवा साहब। ये जो जाते ही हम बकरे की पुठ पे हाथ रखते हैं, ये क्या है? बकरे की पुठ पे हाथ रखने का मकसद ये होता है उसमें देखा जाए क्या है, इसमें गोश्त कितना का है। पुठ से कैसे पता चलता है कि इसमें बहुत गोश्त है? ये क्योंकि ये तो कसाईयों के पास भी जाए तो वो कहता है जनाब गोश्त जहाँ का मर्जी ले ले, पुठ का गोश्त खत्म हो गया है। एक तो पुठ के गोश्त का जो जायका है वो लजीज होता है और दूसरा इसके वो कसाई इस वजह से कहता है कि उसका जायका लजीज होता है। असल में तो बकरे की कमर है और कोई डिश वगैरह पकी है तो उसमें भी पड़ा हुआ उस मतलब उस गोश्त का एक रोब होता है उसमें। मगर उसके यानी हमारे यहाँ एक तबका है जो कहता है कि करेले के गोश्त के अंदर अगर पुठ दिया मोटियां हो ना, बिल्कुल तो फिर जो मर्जी करा लो साढ़े। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इसका मतलब है पुठ पे हाथ रखना, पुठ पे हाथ रखने वो देखते हैं कि इसमें चर्बीदार बिल्कुल ही मतलब माड़ा सा या पतला सा हो तो वो भी उससे पता चल जाएगा, अगर उसमें कोई गोश्त है ये वो भी उससे पता चल जाएगा। क्योंकि पुठ पे ऊपर रखते हैं आप, अगर वो व्यापारी ने कहा उसे पानी सोडा वगैरह कुछ चीज़ें पिलाते हैं ताकि वो उसका साइज बड़ा लगे, वो पेट फूला हुआ लगे, तो वो पुठ पे हाथ रखने से वो माइनस हो जाता है। पेट फूला हुआ है, इसको कोई दवाई दी है या माइनस हो जाता है, पुठ उस पर पता लग जाता है आपको। और वो साडे लाहौर दे विच अली रामे कहंदे सी लियाई पुठ नहीं ते आई उठ, नहीं ते आई उठ। यानी कसाई की दुकान से अगर पुठ मिल जाए ठीक है, नहीं तो उठा ही किसी और दुकान तो मिल जाएगी। ये बात मैंने अली रामे आपने बहुत सारी नस्लों के नाम लिए, ब्राह्मण नस्लें हैं ये जो इनको उत्तर नस्लें बोला जाता है बहुत इस बैलों की नस्ल के अंदर। अभी कुछ चंद सालों से हमने देखा कि बहुत बड़े साइज के, यानी आप उनको समझे कि बैलों के हाथी आए हुए हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, गलत नहीं होगा क्योंकि ये क्या चीज़ है और इसकी ब्रीड कैसे है, इसको कैसे बनाया जाता है? इतने बड़े साइज में हमने इससे पहले बैल नहीं देखे। अब इसका असल मकसद ये था कि क्योंकि पाकिस्तान के पास ना वो बाहर वाली ब्रीड बहुत कम होती जा रही है, इंडिया और बांग्लादेश में ये ब्रीड बहुत पाई जाती है। तो यहाँ के जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उन्होंने बिजनेस शुरू किया कि साहिवाल की नस्ल और ब्राह्मण का जो बैल है उसकी ब्रीडिंग होनी चाहिए। तो ये बाहर से उसके सीमन जो है एक्सपोर्ट्स करके यहाँ पे वो ब्रीडिंग करते हैं और उससे जो जानवर निकलता है ना वो बहुत खूबसूरत जानवर होता है। वो यहाँ पे साहिवाल नस्ल का कोई ऐसा जानवर उस तरह का खूबसूरत नहीं होगा। और आप कराची अगर खूबसूरती की बात करें, मैं साइज की और साइज की भी ये जो हम कहते हैं कि कालू शाहपुरिया फिर डब्लू और बबलू, ये उस्मान बाजवा साहब ये क्या इनको कोई कैसे इनको इतने बड़े साइज में कर दिया जाता है कि हाथी भी उनके सामने शायद छोटा लगे? ये कोई खास इनकी पालने की तरकीब है? जिस तरह से वो कहते हैं कि इनको जी 2 किलो मुरब्बे खिलाए जाते हैं, दही दूध मक्खन खालिस घी, पता नहीं गोश्त के अलावा मेरे ख्याल सब कुछ खिलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये खिलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं खिलाया जाता, कुछ उनको स्पेशल किस्म की फीड दी जाती है जिससे जैसे कुछ मतलब कुछ स्पोर्ट्समैन भी यूज करते हैं स्टीरॉइड्स वगैरह। अच्छा, स्टीरॉइड्स दी जाती हैं, स्टीरॉइड्स यानी मसनूई खुराक दी जाती है। बिल्कुल मसनूई खुराक एक और चीज़ है, फीड एक और चीज़ है। स्टीरॉइड से डेंजरस है, मतलब उस पर एक मसनूई तौर पे एक गोश्त चढ़ाया जाता है। मतलब वो खाएगा, जो चीज़ भी खाएगा उसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में ताकत आने की बजाय वो सारी ताकत। उस्मान भाई साहब इस पर मजीद बात करते हैं, अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक वापस आते हैं
तो इस मौजू पर मजीद बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले उस्मान बाजवा हमें बता रहे थे कि स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, तो अलीरा में ये क्या मामला है? आप लाइफ स्टाइल आप करते हैं, लाइफ स्टाइल की बीट, तो ये स्टेरॉइड्स इंसानों के लिए तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, तो क्या जानवरों की जो सेहत है या उनका जो गोश्त है इस पर इसके असरात आते हैं? देखिए, इनके लिए एक फीड बनाई जाती है, जिस तरह ब्रायलर मुर्गी है ना, उनको एक फीड दी जाती है कि जल्द वो ग्रो अप करे, तो इस तरह इनको भी बूस्ट अप करने के लिए एक स्पेशल किस्म की फीड बनाई जाती है, बूस्टर दिया जाता है। बूस्टर दिया जाता है कि इनको जल्द अज जल्द वो ग्रो अप करें, ज़्यादा मसल्स इनके बन जाएं। अब बड़े बड़े बुल्स देखते होंगे ना, उनके मसल्स बने होते हैं। तो इस पर बारहा महकमा लाइफ स्टाफ को कुछ शिकायत भी की गई थी कि इन्हीं जानवरों का फिर गोश्त खाया जाता है। इन्हीं जानवरों का गोश्त मुख्तलिफ जो मीट्स कंपनी है उनके अंदर इनको स्लॉटरिंग इनकी की जाती है, गोश्त बाहर भी इंपोर्ट किया जाता है। तो उस पर उन्होंने कहा कि इस पर बाकायदा रिसर्च की गई है, जो फीड इनको खिलाई जाती है उसमें कितना नुकसान देनी है। ये पहले एक इंडिया की तरफ से शरारत की गई थी, जब ये चाइना को इंपोर्ट किया जाता था ना मीट पाकिस्तान का, तो उन लोगों ने कुछ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया कि पाकिस्तान का मीट जो है वो ठीक नहीं है, इनको स्टीराइड चीज़ें खिलाई जाती। तो इन्होंने एक प्रॉपर इस पर रिसर्च की, एक सर्वे भी किया, उस फीड को भी चेक किया कि उस फीड के कुछ इतने नुकसानात नहीं थे। वो जस्ट एक बूस्ट अप करने के लिए खिलाई ज़रूर जाती है इनको, लेकिन जो क्योंकि गोश्त अब पाकिस्तान बाहर सप्लाई कर रहा है, और इसमें गवर्नमेंट ने भी एक इनिशिएटिव लिया कि अब मुख्तलिफ ऐसी डिवीज़न है जिनको फ्री डिजीज़ भी किया जा रहा है कि जहाँ पर जानवरों में कोई बीमारियाँ नहीं है तो वहाँ का गोश्त जो है वो जा सकता है। तो इस पर अब इंक्वायरी होनी चाहिए, मज़ीद भी इस पर सर्वे होना चाहिए कि क्या स्टीराइड खाने से हमें नुकसान हो सकता है या नहीं। लेकिन लाइफ स्टॉक का जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का डिपार्टमेंट है, गोश्त में असर आता है या नहीं आता है? गोश्त का असर आता है। तो मैं उस्मान बाजवा की तरफ से क्यों ना चला जाऊँ और उससे पूछ लूँ, उस्मान बाजवा, ये जो देसी खुराक पे पलते हैं जानवर, इनमें और ये जो स्पेशल फीड जिसको हम बूस्टर बोल रहे हैं, उससे जो फीड किया जाता है जानवरों को, इसके गोश्त की लज्जत और ग़िज़ाइयत में कोई फ़र्क होता है? जी बिल्कुल, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसे बिल्कुल उसी तरह ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। आपके कहने का मतलब है कि ज़मीन और आसमान, इसमें आसमान कौन सा है और ज़मीन कौन सी? ज़मीन, आसमान जो है वो देसी खुराक है और ज़मीन जो है वो, यानी देसी खुराक से मुराद क्या है आपकी? देसी खुराक से मुराद उनको चारा, वंडा और जो सब्ज़ चारा और चने की दाल, खल, सुबह सुबह लस्सी पिलाना ताकि उनका निज़ाम हज़म बेहतर हो सके। अच्छा, ये भी है, ये सब चीज़ें। ये जानवर बहुत शौक से पीता है अमर भाई, क्योंकि मैंने खुद जानवर रखे हुए हैं, ये जानवर लस्सी पीते, बहुत शौक से लस्सी पीते हैं। ये तो बड़ी मालूमात है कि मतलब आम आदमी लाहौरियों को कहाँ पता है। एक लस्सी, हमारा मौजू वही है, एक लस्सी उससे हम हटेंगे नहीं रामे साहब, सॉरी, उससे हम हटेंगे नहीं कि सस्ते बकरे छतरे का और बैल का हुसूल कैसे मुमकिन है। लेकिन ये जो मालूमात हैं आपसे मैंने और भी मालूमात लेनी है, तो गोश्त की लज्जत में इसका मतलब है ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। लज्जत में फ़र्क आता है। उसके बाद जब आप खाते हैं तो उसके अंदर जो उन्होंने स्टीराइड्स या फीड से जो बीमारियां उस गोश्त के अंदर होती हैं, वो गोश्त जब आप खा रहे हैं तो वो ज़ाहिरी बात है वो आप में भी मुंतकिल, वो आप पर ट्रांसफ़र होंगी, वो ऑब्वियसली वो आप में मुंतकिल होंगी। जो इंसान खाए, जानवर खाए, वो इसी तरह वो मुंतकिल होते चले जाते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले आपको लाहौर शहर में 5-10 साल या 15 साल पहले आपको वल्चर्स नज़र आते थे, गिद्ध वगैरह जिन्हें कहते हैं, वो नज़र आते थे। अब वो नहीं नज़र आते। उसकी क्या बेसिक वजह है? यही वजह है कि उनको इंजेक्शन, हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जानवरों को। पहले कोई जानवर मर जाता था उसको फेंक दिया जाता था। हमारे बचपन में तो ये बाग़े जनाब में बहुत गिद्ध था, बिल्कुल। और ये लारस रोड पे शाम के वक्त तारों पे बैठे हुए नजर आते थे, दरख्तों में बैठे हुए नजर आते थे। गिद्ध का निज़ाम हज़म इतना तेज़ होता है वो हड्डी तक पहुँचा जाता है। मगर जब उन जानवरों को स्टीरॉइड्स वगैरह देने स्टार्ट किए गए, वो गिद्ध वो खा के तो गिद्ध भी मरने लग गए। वो जो जानवर हड्डी पचा जाता है वो स्टीरॉइड खाने से वो मरने स्टार्ट हो गई। उसके बाद अब वो नस्ल आहिस्ता आहिस्ता, मतलब आपको लाहौर में वॉल्चर्स के लिए तो WWF जो है वर्ल्ड वाइड जो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी किया है कि अगर ये ख़त्म होगी नस्ल तो बहुत सारे मुर्दा जानवर पड़े रहेंगे जंगलों के अंदर, और ये जो है बीमारी का बायस बनेंगे। अली नाम लाइफ स्टॉक की हम बात कर रहे थे, तो कोई अदादोशुमार है कि लाहौर में कितने बकरे, कितने छतरे, कितने, कोई इस हवाले से कोई अदादोशुमार आए हैं? बिल्कुल, जब भी लाहौर के अंदर कोई जानवर दाखिल होता है तो उसकी बाकायदा एक एंट्री की जाती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग होते हैं, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जो कि एंट्रीज़ के ऊपर बैठे होते हैं। तो अब तक जो अदादोशुमार हमारे पास हैं वो 11 से 12 लाख तक जानवर
वो लाहौर के अंदर आ चुका है, यानी 12 लाख के करीब, और अभी मज़ीद आएगा 12 जी अगले 2-3 रोज़ में। इससे पहले जो ईद थी उसका अगर डाटा आपके साथ शेयर करूं तो उसमें 14 से 15 लाख जानवर का एक एस्टिमेट बनाया था, कितना जानवर लाहौर में आया था उस वक्त। सेल क्योंकि बराह रास्त बहुत कम हुई थी, ज़्यादा नहीं सेल हुई थी, जानवर बहुत ज़्यादा आया था और पिछले साल की निस्बत भी बहुत जानवर था। इस साल भी यही बताया जा रहा है कि जानवर मज़ीद और आएगा, अभी 1-2 दिन में मज़ीद जानवर, क्योंकि जो पीछे मंडियाँ लगी हुई हैं ना, वो हर बंदे की कोशिश होती है कि वो लाहौर में जाके जानवर अपना सेल करें, क्योंकि लाहौर में रेट जानवर का कुछ और होता है। तो अभी मज़ीद जानवर आएगा, लेकिन अब तक 12 लाख जानवर आ चुके हैं लाहौर की मुख्तलिफ मंडियों में, और अब तो गलियों तक भी पहुँचना शुरू हो गए। छोटी छोटी मंडियाँ हर बंदे ने अपनी अपनी लगा ली है मंडी, जिसके पास 20 जानवर वो अपनी जगह पे लगा के बैठ गया क्या है, वहाँ पे आप जानवर सेल और कौन से इलाकों से ज़्यादा जानवर आते हैं लाहौर में? जानवर जो लाहौर में आता है जानवर, ये जो हम कहते हैं राजनपुरी बकरे हैं और पता नहीं ये कहाँ के हैं, ये नाचे बकरे हैं, इसमें ना नाचे बकरे भी देखे मैंने। साउथ बेल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। आप राजनपुरी बछड़ा जिसको कहते हैं हम, राजनपुरी बकरे, ये साउथ बेल्ट में जितने हैं वो यहाँ पे लोग आके सेल करते हैं, क्योंकि इसमें साहिवाल नस्ल के भी कुछ जानवर होते हैं, मुल्तानी भी होते हैं और मुख्तलिफ और भी मंडी हैं, लेकिन साउथ बेल्ट जनूबी पंजाब बहुत मशहूर है, वो ज़्यादातर लोग यहाँ पे रुख करते हैं। और उसके बाद जो उससे आगे के लोग हैं वो फिर कराची मंडी में जाते हैं, कराची बहुत बड़ी मंडी है उस जानवरों के हवाले से। तो हमारे यहाँ जो जानवर है वो ज़्यादातर साउथ जनूबी पंजाब का जानवर, जिसमें मियांवाली से भी आते हैं, राजनपुर से भी आते हैं और मुख्तलिफ ऐसे एरियाज़ है। बहावलपुर बहुत इंपॉर्टेंट है इस जानवरों के लिहाज से, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो जानवर आता है वो बछड़ा जानवर आता है, वहाँ पर उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, वो जानवर आता है। और वो उस जानवर का अमर भाई गोश्त जो है ना वो बहुत लजीज होता है, और उसकी वजह क्योंकि वो जानवर फील्ड में जाके वो उसको कहते हैं घास खाता है, वो उसको वहाँ पे फीड, वो दूसरा की फीड नहीं मिलती। ये जो फार्मिंग करते हैं लोग वो वहाँ पे जाके जानवर लेते हैं, उनकी फैटनिंग करते हैं, फैटनिंग में उनको इस तरह की फीड खिलाते हैं जो अभी उस्मान बाजवा ने आपको बताया, जो नेचुरल फीड है हमारे, जो नेचुरल फीड है वहाँ पे लेते हैं वो लोग। हम लोग उनको दूसरी फीड खिला के उनको बूस्टअप करते हैं कि इनको फौरी फीड खिला के पट्ठे कम खिलाते हैं, उसको चारा कम खिलाते हैं। लेकिन वो फोका गोश्त होता है जो मैं वही बता रहा हूँ कि जो जानवर फील्ड में जाके गैर कुदरती फीड होगी तो फोका ही होगा ना, फोका बिल्कुल ऐसी है। जो जानवर फील्ड में, अब भैंस है जो फील्ड में जाके अपना ज़मीन में जाके खुद चारा लेगी, खुद खाएगी, उसका दूध और दूसरी जिसको आप खल खिला रहे हैं, वंडा खिला रहे हैं, उसके दूध में वाज़ह तौर पे फ़र्क होगा। ये ऐसी है जैसे गैस के चूल्हे पे खाना पका लो उसका टेस्ट डिफरेंट होगा, और लकड़ वाली आग पे पका लें उसका टेस्ट आपको डिफरेंट। में आपकी आंखों की चमक जो है वो मुझे हीरा किया। और जब आप गोश्त का नाम लेते हैं ना, उसका गोश्त बहुत मज़े का होएगा अमर भाई, और उसका गोश्त बड़े मज़े का होएगा। और मेरे मुंह में आप खुद से पानी जो है वो टपकना शुरू हो जाता है। ये जो हमारे अंदर ये गोश्त की लज्जत है ना, ये भी कीमत को बढ़ाती है, मैं आपको बताऊं। और जब आप दुम्बा छतरा लेने जाएं तो कहेंगे ये कजला है, ये मुंदरा है, ये काबली दुम्बा है, ये उस्मान बाजवा, ये काबली दुम्बे जो आते हैं ये इसको पठान लेके आते हैं अमूमन, ये क्या लाहौरियों को मन भाते हैं? क्योंकि बड़ी तादाद में आते हैं यहाँ पर, और ये क्या सस्ते होते हैं? एज़ कम्पेयर टू बकरा ये सस्ता होता है, मगर फिर भी क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो इनको पसंद नहीं करते, तो बड़ों की चॉइस ये होती है कि ज़्यादा बच्चे जो बकरे पसंद कर रहे हैं तो बकरों की तरफ जाएं। और इसमें चर्बी भी होती है क्योंकि उसके पीछे इसकी टेल में काफ़ी ज़्यादा चर्बी होती है। गोश्त का तो वही होता है क्योंकि जिस्म तो आगे, बाकी टेल पीछे उसके अंदर होता है। मगर वो लाहौरिये जो हैं उनमें दुम्बे का रवाज बहुत कम है, ज़्यादा पेशावर और ये जो नॉर्दर्न एरिया जहाँ पे दुम्बा कढ़ाई असल में बनती है चर्बी के अंदर, बिल्कुल वहाँ चपली कबाब बनते हैं चर्बी के अंदर, वहाँ पे एज कम्पेयर टू इसका रेट भी कम होता है। और उसका जो कुछ शौकीन लोग हैं जो लेते ही हर साल दुम्बा है, मगर इसका जो बकरों का रेट जो है वो एज कम्पेयर टू ज़्यादा ही रहता है। तो ये जो छतरे होते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि कोई मुंदरे हैं, कोई कजले हैं, कोई देसी छतरे हैं, कोई फिर उसके बाद इनकी भी बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन नस्ल भी अब तो आ गई इसमें, तो क्या इनकी गोश्त में भी इसी तरह से फ़र्क, जिस तरह रामे बता रहे थे कि बकरों के गोश्त में फ़र्क होता है? बिल्कुल ऑब्वियसली ये जो कजला बकरा है, कजला छतरा है, उसकी नेचुरल ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो 150 किलो तक, 120 से 150 किलो तक चला जाता है, वज़न उसका हो जाता है। अगर आप उसको कुदरती माहौल, कुदरती खुराक में भी रखें, आप उसको कुछ मतलब बूस्टर नहीं दे रहे, फीड्स वगैरह आर्टिफिशियल फीड्स नहीं दे रहे, तो वो फिर भी वो कर जाता है।
मगर जो ग़िज़ाइयत के लिहाज से है, इफ़ादियत के लिहाज से है, वो छोटे बकरे का गोश्त ही फ़ायदेमंद रहता है। जानवर वैसे भी छोटे बकरे से क्या मुराद है आपके? कितने किलो तक का बकरा जो है वो लोहरियों को लेना चाहिए? ये देखें आज का रेस है और इस रेस के अंदर अली रामे आपने भी देखा होगा, उस्मान बाजा आपने भी, कि बच्चे कहते हैं जी मेरा बकरा तुम्हारे बकरे से ऊंचा है। वही रेस जो है बड़ों में भी आ गई है, बड़ों में आ गई जब हम बच्चे में, और वो कहते हैं बड़े से बड़ा जानवर जो है वो मेरे पास है, इस बकरे का वेट जो है जी वो 200 किलो है और ये फलां इलाके में अपना अवार्ड जीत के आया हुआ है, ये अवार्ड विनिंग बकरा है और ये ऑस्कर अवार्ड विनिंग बकरा जो है ये आपको 2.5 लाख में मिलेगा। तो 2.5 लाख की उसकी वर्थ नहीं होती है। ये तो दिखावा, छोटे बकरे से मैं बात शुरू कर रहा था, तो क्या लाहौरियों को ये बड़े साइज़ के जानवरों से जो कि अननेचुरल फूड पे पलते हैं और ऐसे बकरों से कि जिनको जो ऐसी फीड दी जाती है जो बाहर से इंपोर्ट की जाती है, उसके बजाय आप उस्मान बाजवा मशवरा दे रहे हैं कि छोटे साइज़ का बकरा जो है उसके लिए कितने छोटे साइज़ का लेना चाहिए? छोटे साइज़ का मतलब कि अगर पैदा होते ले लें, नहीं पैदा होते तो ना ले लें, मगर जिंदा का वज़न जो है वो 25 से 27 किलो जिंदा का वज़न हो और करने के बाद ज़िबा करने के बाद तो उसको जो गोश्त निकलेगा वो 18 से 20 किलो बस, मतलब वो एक अच्छा है। मगर अगर जायके लज्जत के लिहाज से जाएं तो 12 से 16 किलो के दरमियान बकरे का गोश्त, मतलब गोश्त की हालत में बकरा वो बेहतर है। ये 12-16 किलो का बकरा जो है, जैसे उस्मान बाजवा कह रहे हैं 12, 14, 16 किलो का बकरा, ये दो दांत का हो जाता है, जिसको हम आम जुबान में दोंदा कहने हैं। अब ये तो मेरा ख्याल है कि वो बकरे को देख के पता चलेगा, क्योंकि इसमें ये सुन्नत इब्राहिमी में हमने ये चीज़ को लाजमी फोकस करना है कि आया बकरे के 2 दांत हैं या नहीं है, ये लाजमी उस पर देखना पड़ेगा। तो जहाँ तक वज़न की बात है कि 15-16 किलो वाला तो टैडी बकरा, क्या जो टैडी बकरा होगा छोटे साइज़ का, जो उसकी अपनी एक नस्ल है, वो हो सकता है वो 2 दांत वाला हो, क्योंकि ज़्यादातर बकरे 20-25 तक तो होंगे जो 2 दांत वाला होता है, जो ख़ास तौर पर कुर्बानी के ऊपर वो सेल करने के लिए लेके आते हैं, जिस तरह उन्होंने खुराक खिलाई होती है उनको। अच्छा उस्मान, ये दांत तो सारे ही होते हैं इसको, तो फिर 2 दांत क्यों बोलते हैं और 4 दांत क्या है? फिर हम कहते हैं ये चोगा है या छिग्गा है, ये दोंदा है, खीरा भी होता है, खीरा भी होता है, ये क्या चीज़ है? इसकी भी ज़रा आप अगर डिस्क्राइब करते तो, मतलब 2 दांत जो हैं उसको अगर करें, डिस्क्राइब करें, उसमें क्या इसकी उम्र क्या होएगी 2 दांत की? जब उसमें अपनी उम्र का हिसाब लगाना होता है कि 2 उम्र वाला है वो दोंदा है और 4 दांत वाला उसकी उम्र थोड़ी सी कुर्बानी के लिए बकरे के लिए 2 दांत का, 2 दांत मस्ट है, वो 4 का भी हो कोई बात नहीं है। 2 दांत वाला जो बकरा है उसका टेस्ट डिफरेंट होएगा, 4 दांत वाला जो बकरा है उसका टेस्ट और होएगा, उसका कम होएगा टेस्ट, उसका टेस्ट और उसका कम टेस्ट होएगा, क्योंकि वो जानवर थोड़ा बड़ा हो चुका है, उसकी ग्रोथ हो चुकी है, महंगा मिलता है, वो महंगा भी मिलता है, उसकी ग्रोथ भी हो चुकी है, उसका टेस्ट और होगा। जैसे उस्मान ने कहा ना कि छोटा जानवर लेंगे ना आप, 2 दांत वाला अगर लेंगे, उसकी वो एज कम होगी और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा होएगा। ये उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऐसी खीरा क्या है? ये जो हम खीरा खाते हैं, नहीं ये खीरा नहीं है, काट के रगड़ के खा ले, नहीं ये खीरे भी की ख़ास नस्ल है, उस पर अब मुझे उसका कुछ याद नहीं आ रहा है कि ख़ास तौर पे ना जब भी जाते हैं ना देखते हैं खीरा, चोगा, ये दोंदा, इस तरह की चीज़ें बात की जाती हैं, लेकिन खीरे की एक्सपेक्ट को डेफिनेशन, चलो ये इसकी मैं डेफिनेशन बताता हूँ उस्मान बाजवा, अगर आप मेरी बात की तस्दीक करें। खीरा वो जानवर है जो कि साल का नहीं होता और उसके 2 दांत जो सामने वाले हैं वो अभी उगते नहीं हैं। अच्छा। और उसके दांत अगर बाकी दांतों के साइज के हों तब भी वो खीरा ही है। अच्छा। तब भी वो दोंदा नहीं है, उसके 2 दांत बाकी दांतों से ऊपर निकल जाए सामने के नीचे वाले दांत, तो वो 2 दांत का जानवर है। इसका मतलब उसकी 1 साल उम्र है। अच्छा, ये बकरों के लिए बता दिया, बिल्कुल ऐसे। इसके बाद आता है चोगा, ये 1.5 से पौने 2 साल का जानवर होता है और इसके जो उसके 2 दांतों के साथ वाले 2 दांत हैं वो भी बाकी दांतों से ज़रा ऊपर साइज में चले जाते हैं। और उसके बाद आता है छिग्गा, ये 2 से 2.5 साल के दरमियान की उम्र का होता है और ये इसको बूढ़ा बकरा कहते हैं। वैसे बूढ़ा साइज़ में मतलब ये बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि ये पलता है, खाता रहता है और उसको ज़िबा नहीं किया जाता है, तो ये बिकने में बहुत महंगा बिकता है, लेकिन खाने में इसकी लज़्ज़त जो है टेस्ट नहीं है। इसी तरह ये दुम्बे, छतरे और ये जो हम कहते हैं जो बाहर से आते हैं, और चक्की वाले दुम्बे भी आते हैं और छतरे भी आते हैं और काबली दुम्बे भी आते हैं, ये इनके लिए 6 माह का ही हों, इनके दांतों का मसला नहीं होता है। लेकिन बैल में भी यही मसला है। बैल में ये जो हम लोग मुंह खोल के उसको चेक करते हैं, उस्मान खातम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, मुझे आपसे 2 चीज़ें पूछनी हैं। क्या लाहौर ये 2 दांत चेक कर रहे हैं बकरों के और छतरों के और बैलों के? क्या हाथ लगाते हैं उनको कि दूर दूर से बस नज़ारा कर रहे हैं?
जी, लाहौरिये आ तो बड़े जोशो खरोश के साथ रहे हैं, वो चेक भी करते हैं जानवरों को, उसको हाथ भी लगा रहे हैं, और जिन लोगों को पता है कि खीरा, दोंदा, चोगा, बकरा क्या होता है वो चेक भी करते हैं। वो दुकानदार जो उसका व्यापारी है उसको कहते हैं कि इसके दांत हमें दिखाएं कि ये दोंदा है या नहीं है, और लोगों की ज़्यादा यही कोशिश होती है कि कोई दोंदा बकरा उनको मिले, उसको ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, ज़्यादा अफजल समझा जाता है कि कोई दोंदा बकरा उन्हें मिल जाए। अगर खीरा हो तो उससे लोग बचते हैं कि वो नहीं ख़रीदना, और अगर चोगा हो या छोगा हो तो उसके बारे में भी ये कोशिश की जाती है कि वो ज़्यादा उम्र का है उसको ना ख़रीदा जाए। तो वो चेक कर रहे हैं, वो बकरों के पास आते हैं, उन्हें हाथ लगाते हैं, अंदाज़ा करने की कोशिश करते हैं कि जब उस वज़न कितना होगा, इस हवाले से वो जो है लाजमी चेक करते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के, मैं आपको बताता चलूँ, जानवर मौजूद हैं, बकरे हैं, मेंढे हैं, और एक ख़ास किस्म का छतरा यहाँ पे मौजूद है जिसे सवाती छतरा कहते हैं, और यहाँ के लोगों ने उसका नाम उर्तुगल छतरा रखा हुआ है। छोटे सींग हैं लेकिन उसकी दुम बहुत लंबी है, और उसके बारे में उनका ये दावा है कि इसके अंदर बिल्कुल भी चर्बी नहीं होती है, और वो जितना बड़ा है उसमें गोश्त होगा, प्रॉपर गोश्त होगा और बड़ा लजीज गोश्त होगा, लेकिन उसकी भी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। वो सवात से आया हुआ है यहाँ पे, उसके जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि इनको बड़े लाड से पाला जाता है, और ये नेचुरल जो वहाँ की कुदरती ग़ज़ा है उस पर ये पलते हैं, और उनके ऊपर इनको जो है पाल के बड़ा किया जाता है और फिर यहाँ तक लाया जाता है। तो वो भी जानवर यहाँ पे बिक रहे हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे बड़े बड़े जो है बैल भी मिल रहे हैं, उनके हवाले से भी चेक किया जाता है कि वो जो दोंदे हैं या नहीं। तो यहाँ पे बैलों को बड़ा सजाया भी गया, उनको मुख्तलिफ झांझरें पहनाई गई हैं, हार पहनाए गए हैं, और बड़ा साफ़ सुथरा उनको रखा गया। उनको यहाँ पे करीब ही नहलाने धुलाने का भी जो इंतज़ाम किया गया, रोज़ उनकी सफाई सुथराई भी की जाती है। तो उनको जो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ख़रीदार है वो इसमें इंटरेस्ट लें, ख़रीदारी इंटरेस्ट ले भी रहे हैं, वो उसमें दिलचस्पी लेते हैं, वो आते हैं, देखते हैं, तस्वीरें भी खिंचवाते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, लेकिन अभी तक जो है ना कीमत वो कम नहीं हो रही है। कीमत काफ़ी ज़्यादा, उस हवाले से अभी जो है वो ख़रीदार वापस जा रहा है खाली हाथ। यहाँ पे हमने देखा कि वालदैन के साथ बच्चे भी आए थे, ख़वातीन भी मौजूद थी, SOPs का पूरा ध्यान तो रखा जा रहा है, तो वो भी आते हैं, बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, ख़वातीन भी इंटरेस्ट ले रही हैं, कुर्बानी अपने शौक़ से ख़रीदने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अभी बिक नहीं रहे हैं जानवर। ये जो मैंने आपको बताया जो उर्तुगल छतरा था, उसके अंदर लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया है लाहौर के अंदर। इस दफ़ा लोग उसको बड़ा जो है पसंद कर रहे हैं और ख़रीदने की भी कोशिश कर रहे हैं। बस एक चीज़ है कि अभी कीमत के हवाले से जो है उनके दरमियान कोई हमआंगी नहीं आ रही है, इस वजह से जो है अभी जो फ़रोख्त की तादाद है वो कम है। जी उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सारी मालूमात दी। आप हमारे साथ ही रहिएगा, मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं अपने मेहमानों के साथ जो कि उस्मान बाजवा और अली रामे हैं, इनसे अर्तुगरुल बकरों के बारे में भी जानूंगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और मंडियों पे बात हो रही है, बकरों की बात, छतरों की बात, दुम्बों की बात, और उस्मान कंबो ने तो हमें ये अर्तुगरुल बकरों का भी बता दिया। कोई आर्तुक भाई बकरे होंगे, कोई बम्सी बकरे होंगे, कोई इस तरह के बकरे भी होंगे। अली रामी, ये क्या है कि हमने एक तुर्की ड्रामा है और उसमें कुछ करैक्टर्स हैं, उनके नाम के बकरे बेचने शुरू कर दिए? बकरे नहीं, सिर्फ इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें आई थी, जैसे पॉपकॉर्न थे, फ्राइज़ वगैरह थे, मतलब मुख्तलिफ शर्ट्स हैं, उनके ऊपर प्रिंट आउट किया गया और तो के हवाले से नाम मंसूब किया गया। तो ये जस्ट एक बेचने का तरीका है कि स्टंट है आपके ख्याल से? स्टंट तरीका है कि आप किसी नाम से मंसूब करके उस जानवर को फ़रोख्त करते कि ये जी अर्तुगरुल है, ये जी पहाड़ों में पलता है, इसने ख़ास चीज़ें खाई हुई है, मतलब उसको वो शो ऑफ करते, डिस्प्ले करते कि जनाब ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त जानवर है। और अर्तुगरुल गाज़ी जो है वो अब हमारे दिलों में वो उसके लिए एक इज़्ज़त है, क्योंकि वो बहुत बड़ा गाज़ी था। अब उसके बाद ड्रामा जो आया, ड्रामा देख के लोगों ने उसकी फॉलोशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इसी वजह से लोगों ने अब क्योंकि वो शुरू कर दिया है कि इसका नाम बेच के अब चीज़ें जो है उसके नाम से, यानी ये जो कहा जाता है कि ये चश्मों का इसने पानी पिया है और ये इसने वो खुराक खाई है जो अर्तुगरुल खाते थे और बाकी लोग खाते थे, वहाँ आर्तुक भाई, और मुझे नाम कुछ याद भी ना रहे। ये ऐसे जानवर ये वो जानवर नहीं है, मतलब ये सिर्फ एक बेचने का स्टंट है। बेचने का किसी ज़माने में उस्मान बाजवा इंडियन एक्टर्स के नाम पे भी बकरों के नाम रखे जाते थे। इंडियन एक्टर्स के नाम पे, फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, डिफरेंट पॉलिटिशियंस के नाम पे रख दिए गए बकरे कि जी ये इमरान खान बकरा आ गया, ये नवाज शरीफ बैल आ गया, शहबाज शरीफ आ गए, अल्ताफ़ हुसैन, इस तरह मतलब डिफरेंट
स्टंट्स हैं, उनके मार्केटिंग के तरीके हैं कि इसकी कीमत को ऊपर लेके जाया जाए बेचने के लिए, बस कुछ नहीं। बाकी के तरीके अपनाए जाते हैं बेचने के लिए। आज मैं जब मंडी में गया तो वहाँ पे कोई उसने नाम, एक हॉलीवुड का स्टार है उसके नाम से उसने मंसूब किया हो, तो उसने कहा जी इसका नाम ये है तो मैं इसका इतना रेट मांग रहा हूँ। तो वो छोटे छोटे बच्चे जो थे वो उसकी तरफ बड़े मतवज्जो हो रहे थे, तो उसने साथ ही कोई नाम बता के तो बच्चों की अट्रैक्शन बुला ली उसने। आप मशहूर फुटबॉलर है रोनाल्डो, उसके नाम, रोनाल्डो के नाम से, मेसी के नाम से, ये जी मेसी है, ये बड़ा भागता है जी, हाँ जी, इस तरह की चीजें वो शामिल करके वो सिर्फ उनका एक तरीका कार होता है मार्केटिंग करनी। जैसे उस्मान बाजवा घंटों फुटबॉल, हर बंदा अपनी चीज की फरोख्त के लिए, हर बंदा अपनी चीज की फरोख्त के लिए मार्केटिंग तो मारी उस तरह की इसकी कोई खासियत उस तरह से नहीं है, तो खासियत तो है तो छतरा ही, खासियत है तो दुबई। किसी का नाम टीपू सुल्तान रखो तो उसमें टीपू सुल्तान वाली खसूसियत तो नहीं ना आ जाएगी। चले उस्मान बाजवा, लोग जब मंडी जाते हैं तो उनको ख़रीदारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मौजू तो वही है कि लाहौरियों को सस्ता बकरा, छतरा, डुम्बा, बैल हमने लेके देना है और उनको बताना है कि वो किस तरह से इसको सस्ते दामों खरीद सकते हैं। तो मंडी में जब एक फैमिली जाए तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको अच्छे रेट पर अच्छा जानवर मिल जाए? पहले तो मंडी में एंटर होके उनको अच्छे तरीके से मंडी को घूम लेना चाहिए, ठीक है। उनको आप गेट से ही ये नहीं कि गेट से उतरते साथ कुछ पसंद आ गया, फिर भी यहाँ अगर पसंद भी आ गया तो फिर भी एक दफ़ा मंडी का चक्कर ज़रूर लगा लें कि देख लें कि आगे क्या रेट चल रहा है। जो जाहिर बात है, जो आगे वाली आप वैसे भी देख लें, आगे वाली दुकान का रेट हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है जी, बेसमेंट का कम, ऊपर वाली कम। इसी तरह आप आगे जो फ्रंट पे जिन्होंने ले रखी होगी जगह, मंडी के अंदर अड्डा लिया होगा, तो उसके पैसे भी उन्होंने ज़्यादा बढ़े होंगे। इसी तरह जो पीछे दुकानें हैं उनके पैसे उसी तरह कम होते, अड्डे हैं उनके कम होते चले जाएंगे। तो जो पीछे वाले जो व्यापारी हैं उनका जानवर का रेट भी मुनासिब होता है और उनके पास पहुँच भी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं नाज़रीन, ये उस्मान बाजवा की बात जो मैं समझ पाया हूँ, ये कहते हैं कि मंडी के गेट से आप खरीदारी शुरू ना करें बल्कि टेल से शुरू करें, तो आपको अच्छा जानवर मिल सकता है। पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना मंडी का, आखिर वाला हिस्सा, वहाँ पे जानवर बहुत खूबसूरत जानवर होता है, क्योंकि वो लोग बाद में आए होते हैं, उनको अड्डे टाइम से मिलते नहीं है और उनके पास ख़ास किस्म के एक VIP जो जानवर होता है ना, वो पीछे होता है हमेशा आपके। ये मैंने उसका रेट भी मुनासिब होता है, उसका रेट भी मुनासिब होगा, आप वहाँ तक जाएँ ज़रूर। ये नहीं जैसे उस्मान बाजवा ने कहा कि फर्स्ट दुकान पे, फर्स्ट स्टॉल पे खड़े हो गए और आपने यहाँ पे रेट लगा के आप जानवर आप लेंगे, तो वहाँ पे तो आपको जानवर महंगा मिलेगा। किसी भी दुकान के पास जाएंगे, फर्स्ट जो दुकान होगी किसी भी प्लाजे की, वो आपको रेट तो महंगा लगाएगा। पीछे तक ज़रूर जाएं, मंडी को अच्छी तरह विजिट करें। जब तक आप मंडी विजिट नहीं ना करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि जनाब मार्केट में रेट क्या है। तो रामे, क्या आप मशवरा देते हो कि लाहौरिये जो है वो बकरा खरीदने जाएँ तो औरतों और बच्चों को साथ लेके ना जाएँ? ये बिल्कुल ऐसी वैसे भी SOPs हैं, SOPs है कि आप बच्चों और बड़ों को साथ ना लेके जाएं। वैसे भी SOPs है, तो लेकिन बच्चे फिर भी अमर भाई जिद तो करते हैं। नहीं, उनके घर आ गए बकरा आ गए तो उसको खेल ले भाई, उसको जाके वहाँ पे मंडी से बकरा लेना, मंडी से वो जो गर्दो गुबार है, वो भी तो लेता है, बीमारियाँ भी तो लेता है, लेकिन SOPs में नहीं होना चाहिए साथ। लेकिन एक ख्वाहिश भी होती है बच्चों की कि वो जाएँ। तो बकरा लेने के लिए सस्ता बकरा क्योंकि बहुत ज़रूरी है, सस्ता मिल जाए, खूबसूरत मिल जाए, अच्छी जिसामत वाला मिल जाए, अच्छा वज़न वाला मिल जाए। तो उसके जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मंडी को अच्छी तरह से फरोल नहीं लेते, जी पंजाबी जैसे कहना है, इनको अच्छी तरह खंगाल लो, उसी तरह उसको अच्छी तरह से आप चेक कर लें कि मंडी में कहाँ पे किस पॉइंट पे क्या रेट है और कौन सा जानवर कहाँ पे किस जगह पे मौजूद है। बहुत बड़ी टिप दी आपने उस्मान बाजवा, ये वाली एक टिप और दे दें। क्या बकरा जो है या छतरा जो है या जो कुर्बानी का जानवर है वो हमें दिन में खरीदना चाहिए या रात में? हमेशा दिन में खरीदना चाहिए, हमेशा दिन में खरीदना चाहिए। इस वजह से कि उसकी जो खामियाँ रात के अंदर, आप फल भी लेने जाएं ना, रात में फल भी लेने जाएं तो उन्होंने आड़ू के ऊपर लाल रंग की लाइट लगा देते हैं, आपको आड़ू भी लाल नजर आता है। जस्ट फॉर फन हम जो है दुल्हने जो हैं वो रात को ढूंढनी जब से शुरू की ना, जहाँ बरातें बरूती आती तो उस्मान बाजवा कहते हैं दिन की बरात जो है उसमें आपको कामियां नजर। ये बात ठीक है, आज ऐसा ही हुआ। मैं मंडी में गया था रिपोर्ट बनाने के लिए, तो वहाँ पे 3-4 जानवर एक व्यापारी ने सेल किए। अब उसमें से उसने पैसे भी दे दिए जो खरीदार था। अब उसने खरीदार ने बाद में देखा कि एक बकरा है उसके कान पे ज़ख्म है, चोट का निशान है। अब उसको बाद में पता चला और अब उससे लड़ना शुरू हो गया कि तूने मुझे पहले नहीं बताया। उसने कहा मैंने आपको कहा था भैया आप अच्छी तरह चेक कर ले। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, जानवर को दिन के टाइम जाके लें
और अच्छी तरह से उसको चेक कर लें कि जो शरीयत के मुताबिक है, क्या हम शरीयत के मुताबिक उसको खरीद रहे हैं कि नहीं, क्या उसके दांत पूरे हैं, उसका सींग तो नहीं टूटा हुआ, उसके पाँव पे कहीं जख्म का निशान तो नहीं, क्योंकि ये अलाउ नहीं है, इसमें इजाज़त नहीं है कि आप उसको सुनते जख्मी, बीमार और इस तरह के जानवर हैं और उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। बिल्कुल दिन के टाइम जाएं, और दिन के टाइम क्योंकि गर्मी भी बहुत होती है, रात के टाइम ठंड भी होती है और लोग ज़्यादा लाहौरिया तो कोशिश करते हैं कि रात को जाके हम देखें। लेकिन आपका मशवरा दोनों का यही है कि दिन के वक्त जाएं। और नाज़रीन ऐसी ऐसी टिप्स हैं इस हवाले से, जैसे उस्मान बाजवा ने दिया कि टेल से ख़रीदारी शुरू करें, और अली रामी ने कहा कि दिन के वक्त लें, रात के वक्त ना लें, और उस बकरे पे जाते हाथ ना रखें जिसको आपने ख़रीदना हो। आप 4, 5, 7, 8 बकरों पे घूम के उस बकरे पे आएंगे तो शायद आपको रेट जो है वो मुनासिब मिलेगा। आज के प्रोग्राम का मकसद भी हमारा यही था कि आप जब मंडियों में जाएँ तो आपको क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए कि आपको मुनासिब रेट पे मिले। हम ये नहीं कहते जो आए हैं वो नुकसान करके जाएं, लेकिन इस तरह से लूट कर भी ना जाएं। आने वाले 2 दिन बहुत अहम हैं, आज वीकेंड है और कल इतवार है। कल आप ज़रूर जाएं मंडियों में, घूमें फिरें, बट विंडो शॉपिंग करें। जो बकरा और छतरा और बैल आप ख़रीदना चाहते हैं उसके लिए अभी आपके पास पीर और मंगल का दिन बाकी है, इसमें आपको कम रेट मिलेगा। आपसे अब इजाज़त, वक्त ख़त्म हो गया, बातें बहुत सारी हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अली रामी आपका, उस्मान बाजवा आपका, और नाज़रीन आपके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।